ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है क्या? लेजिस्लेचर है। तो उसका मेन जो वर्क है वो लेजिस्लेटिव वर्क है। लेजिस्लेटिव वर्क है तो यानी कि बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे पार्लियामेंट में। जब दोनों हाउसेस पास कर देंगे और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक एक्ट बन जाएगा। तो अब जो बिल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी बिल, जो अभी हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी बिल के सिवा मनी बिल होता है, फिर उसके सिवा फाइनेंशियल बिल होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, प्लस ऑर्डिनरी बिल। तो पहले अभी हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। ऑर्डिनरी बिल होता क्या है? जो कि मनी बिल नहीं है, फाइनेंशियल बिल नहीं है बेसिकली, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो नहीं है। ठीक है, इसमें जनरल बात होती है, जनरल लॉ की बात हो रही है, कोई आपको सोशल जिसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो उस तरह की एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की बात नहीं हो रही। वो जब हम मनी बिल की बात करेंगे तब उसको डिफाइन करेंगे। तो अब होता क्या है? होता क्या है कि इसकी जो होती है ना 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस होती है, 3 रीडिंग्स होती हैं हर हाउस में। तो स्टेजेस कैसे होंगी? पहली स्टेज में तो क्या होगा कि पहले हाउस में ये जाएगा, पहले हाउस में जाएगा, उसमें फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। फिर सेकंड हाउस में जाएगा जिसमें यही रिपीट होगा। फिर प्रेसिडेंट का असेंट या प्रेसिडेंट मना कर दे, जो भी होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्या होगा, याद रखना है कि दोनों हाउस में ऑर्डिनरी बिल के लिए 3-3 रीडिंग होती है। जब दोनों हाउस पास कर देते हैं फिर ही वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। तो होगा क्या? तो जो सबसे पहले एक ऑर्डिनरी बिल जब है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किसी भी हाउस ऑफ ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि चाहे लोकसभा में कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिस मेंबर को इंट्रोड्यूस, जो मेंबर इंट्रोड्यूस करना चाहता है बिल, उसको लीव ऑफ द हाउस सीक करना पड़ता है। लीव ऑफ द हाउस का सिंपल भाषा में मतलब है परमिशन ऑफ द हाउस। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। लीव ऑफ द हाउस यानी कि परमिशन ऑफ द हाउस इंट्रोड्यूस द बिल। एंड ये बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन होती है यानी कि उसका टाइटल पढ़ा जाएगा और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, उसका टाइटल पढ़ा जाएगा और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे कि अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग जो है जिसमें मनी इन्वॉल्व है उसको बैन करना है, मान लो। ठीक है, तो उसका सिर्फ टाइटल पढ़ा जाएगा कि उस बिल का टाइटल क्या है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू इट। जस्ट आई एम गिविंग यू रैंडम एग्जांपल। ठीक है, फिर उसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे उसका क्या, उससे अचीव क्या करना चाहते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, वो इस पे होता है। इस वाली स्टेज पे जो फर्स्ट रीडिंग है, इस पे किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं होता है। इस पे अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है और कुछ नहीं हुआ। और फिर क्या होता है, उसको पब्लिश किया जाता है गजट में, गजट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश किया जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है ऑलरेडी वो गजट में पब्लिश्ड होता है। अगर ऑलरेडी गजट में पब्लिश्ड है फिर लीव ऑफ द हाउस की जरूरत नहीं है, परमिशन ऑफ द हाउस की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर गजट में पब्लिश हो चुका है तो उसका मतलब डीम्ड है कि उसके पास वो परमिशन है हाउस की। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट रीडिंग में 2 चीजें जरूरी होती हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड पब्लिकेशन इन गजट। ये ही चीज जो है फर्स्ट रीडिंग कहलाती है। इसमें देखिए कोई डिस्कशन नहीं हो रहा कि हम बहस हो रही है, डिबेट्स हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, नो, ओनली इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन इन द गजट, दैट इज द फर्स्ट रीडिंग। इसलिए जो सेकेंड रीडिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसी में जितने भी डिस्कशन होंगे वो इसी में ही होते हैं। पहला जो इसमें भी फिर 3 सब स्टेजेस हैं। ठीक है, पहला क्या है कि जनरल डिस्कशन की स्टेज होती है। होगा क्या, पब्लिश हो गया गजट में, तो वो जो पब्लिश हुआ है उसकी कॉपीज जो है सारे के सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उस हाउस में, जहां पे भी जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। ठीक है, फिर एक जनरल डिस्कशन होगा। द वर्ड इज जनरल, यू हैव टू नोट द वर्ड विच इज जनरल डिस्कशन होगा। ठीक है, जनरल डिस्कशन होगा कि उसमें पूरा डिटेल नहीं होगा कि एक एक क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल डिस्कशन हो रहा है, नहीं, जनरल डिस्कशन होगा कि भी इसकी क्या जरूरत है, फलाना दिमाग का, मतलब जनरल डिस्कशन होगा। अब यहाँ पे जो हाउस है उसके पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है कि कोई डेट फिक्स कर ले कि हम फलाने दिन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर इमीडिएटली उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जनरली एज अ प्रैक्टिस उसको एक कमिटी को भेज दिया जाता है। ठीक है, इट इज सेंट टू अ कमिटी।
ठीक है, जनरली क्या होता है, 4 ऑप्शन जो क्या है, क्या या तो इमीडिएटली बिल को इनटू कंसिडरेशन ले ले या किसी फिक्स डेट पे। दूसरा, इट में रेफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस, हाउस की उसी हाउस की ही सिलेक्ट कमिटी होगी, ठीक है, या फिर वो जॉइंट कमिटी ऑफ द 2 हाउसेस को भेज दे, या फिर वो पब्लिक ओपिनियन भी सीख कर सकता है, या फिर जनरली आपने देखा होगा, अगर न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ते होंगे तो बहुत बार आता है कि पब्लिक से भी ओपिनियन सीख किया जाता है पर्टिकुलर एक बिल पे। और याद रखना कि सिलेक्ट कमेटी जो होती है, जहां पे बिल ओरिजिनेट हुआ है, जिस हाउस में बिल ओरिजिनेट हुआ, उसी के मेंबर्स, उस हाउस के ही मेंबर्स की वो सिलेक्ट कमेटी होगी, ठीक है। जबकि जॉइंट कमेटी, नाम से पता चल रहा है, उसमें दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों के मेंबर्स होंगे। लेकिन सिलेक्ट कमेटी अगर लोकसभा की है तो उसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होंगे, सिलेक्ट कमेटी राज्यसभा की है तो उसमें सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। तो भी हुआ क्या, कमेटी में जनरली इसी में भेजा जाता है, कमेटी में ही। अगर अब कमेटी में जनरल डिस्कशन हुआ और अगर कमेटी में भेजा गया है, ठीक है, अगर कमेटी में भेजा गया है तो कमेटी एग्जामिन करती है बिल को डिटेल में, सजेस्ट करती है चेंजेस और रिपोर्ट बैक करती है, ठीक है। यहाँ पे ये यानी कि अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, ठीक है, अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस यही होती है कि पहले जनरल डिस्कशन होता है, फिर कमेटी को ही भेज दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कमेटी एक स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, तो इट बिकम्स ईजियर। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जब कमेटी जब क्लॉज बाय क्लॉज इसको एग्जामिन करती है बिल को, तो वो जो उसके जो प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द होल बिल है, उसको नहीं चेंज करेगी, कि उसकी विजन क्या है उस बिल की, उसको नहीं चेंज करेगी, यू नो। प्रॉपरली स्क्रूटनी होगी, प्रॉपर डिस्कशन होगा, और फिर वो जो चेंजेस सजेस्ट करेंगे उसके बाद वो वापस भेज देंगे उसी हाउस को। हाउस का क्या काम है, सिलेक्ट कमेटी ने हाउस को भेज दिया, जो अब हमारा जो हाउस है जहां पे भी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेगा। अब वो क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल को डिस्कस करेगा, और यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर अमेंडमेंट सजेस्ट की, मान लो उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो अमेंडमेंट सजेस्ट की और हाउस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसको भी पार्ट ऑफ द बिल माना जाता है, ठीक है, ओके, उसको भी पार्ट ऑफ द बिल माना जाता है। दोबारा से देख लेते हैं सेकंड स्टेज में। पहले जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है, जनरल डिस्कशन हो रहा है, उसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं वो, जो बेसिक जो है कि मतलब डिटेल्ड स्क्रूटनी नहीं हो रही है, ठीक है। जनरल डिस्कशन के समय में उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, या तो वो अभी इमीडिएटली कंसीडर कर लें या किसी और डेट पे कह दें, या फिर वो कमेटी को भेज दें, या चाहे वो ज्वाइंट हो चाहे वो सेलेक्ट हो, या फिर वो पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट कर दें। जनरली कमेटी को भेजा जाता है। कमेटी ने क्या करना है, कमेटी इसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेगी, ठीक है, उसको अमेंडमेंट्स भी उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, फिर वो सब कुछ डिस्कशन करने के बाद वापस किसको भेज देंगे, हाउस को भेज देंगे। अब हाउस उसको कंसिडर करेगा, हाउस उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग इंपॉर्टेंट है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, अब यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की बात है, ठीक है। अब इसमें क्लॉज बाय क्लॉज कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसमें बात होती है किसकी, या तो एक्सेप्ट करो, या तो एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करने की बात होती है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की बात होती है एज अ होल, एज बिल एज अ होल, ठीक है। फाइनल फॉर्म यानी कि फाइनल फॉर्म जो है बिल की, वो क्लॉज बाय क्लॉज नहीं, जो पूरा का पूरा बन चुका है। अब जो बिल ने शेप ले ली है आफ्टर अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट एक्सेप्ट की गई है और इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, अब जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रूटनी तो सेकंड रीडिंग में हो चुकी है, अब क्या होगी, वोटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे ना ही कोई अमेंडमेंट्स अलाउड होगी, क्योंकि सेकंड स्टेज पे वो सब कुछ हो चुका है सेकंड रीडिंग में। अगर मेजोरिटी कहती है यस तो बिल पास हो जाता है, अगर नो करते हैं तो बिल फेल हो जाता है, राइट। अब क्या होगा, बिल जाएगा दूसरे हाउस के पास, ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा के पास था तो फिर अदर हाउस के पास जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, फर्स्ट हाउस में जहाँ पे भी था ये, वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, उनको वो उस पर ऑथेंटिकेट करते हैं, फिर ही वो दूसरा हाउस के पास जाता है। अब सेकंड हाउस के पास जाएगा, ठीक है, उसके पास भी फिर तीनों सेम स्टेजेस हैं भाई, रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 3। उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो बिल को अप्रूव कर दे, ठीक है, देखो वो चेंजेस भी सजेस्ट कर सकता है, इट कैन सजेस्ट चेंजेस, लेकिन फिर वो वापस फर्स्ट हाउस के पास जाएगा, ठीक है, या वो बिल को रिजेक्ट कर दे, या 6 महीने से ज्यादा वो पेंडिंग रख ले। देखिए डेडलॉक हो गया अगर रिजेक्ट कर दिया बिल, तब भी अगर पेंडिंग रख लिया मोर देन 6 मंथ्स तो भी डेडलॉक हो गया, ठीक है। और मान लो उन्होंने सजेस्ट किए चेंजेस और फिर वो फर्स्ट हाउस के पास वापस गया और फर्स्ट हाउस ने उनके चेंजेस नहीं माने, तो भी डेडलॉक हो गया, ठीक है। अगर तो फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया और सेकंड हाउस ने भी अपनी तीनों रीडिंग करी और उन्होंने भी पास कर दिया, तो बात खत्म। फर्स्ट हाउस ने उसको पास ही नहीं किया तो सेकंड हाउस में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया, सेकंड हाउस ने उस पर कुछ 6 मंथ तक काम ही नहीं किया, या फिर उसने उसको
उसको पास ही नहीं किया, तो भी डेडलॉक दोनों सिचुएशन में। और सेकंड हाउस ने मान लो कि कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट की, फिर वो वापस ओरिजिनल हाउस के पास गया, उन्होंने अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट नहीं की, तो भी फिर डेडलॉक हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जहां डेडलॉक हो जाए, तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है। तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है, और हमने पहले पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट ही जॉइंट सिटिंग जो है वो कॉल करते हैं। प्रेसिडेंट ही जॉइंट सिटिंग कॉल करते हैं, और जब भी जॉइंट सिटिंग होगी, कौन उसको प्रिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करेंगे। इसमें भी क्या होता है, इसमें बेसिकली जो होता है ना, कि मेजॉरिटी वोट से ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, मेजॉरिटी वोट से ही डिसाइड हो जाता है, और अगर मेजॉरिटी वोट फेवर में है तो पास हो जाता है, बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसी का ही जनरली एक तरह से होती है। ठीक है, जनरली फिर लोकसभा की ही से होती है। तो इसमें सिंपली डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए सिंपली एक तरह से वोटिंग हो जाती है ऑल मेंबर्स की। तो और अगर पास हो जाता है, मेजॉरिटी मेंबर्स कह देते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका ही। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो अब डेडलॉक भी रिजॉल्व हो गया, यानी कि पास हो गया बिल। अगर पास हो गया बिल, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट के पास भी कुछ ऑप्शन है, जो कि हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से की थी। या तो अपना असेंट दे दे, बिल जो है लॉ या एक्ट बन जाएगा, या फिर विदहोल्ड कर ले असेंट, बिल फेल हो जाएगा। रिटर्न कर सकता है बिल, मनी बिल को तो वो भी नहीं कर सकता है, हम पहले भी कर चुके हैं। रिटर्न कर सकता है बिल को वंस रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसको विद और विदाउट अमेंडमेंट्स उसको दोबारा से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। हमने सस्पेंसिव वीटो पढ़ा था, बहुत डिटेल्ड में, बहुत अच्छे से पढ़ा था प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे अगर एक बार उन्होंने वापस कर सकते हैं बस, अगर दोबारा, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसको दोनों हाउसेज ने पास करके दे दिया, तो प्रेसिडेंट को पास साइन करना ही पड़ेगा। जैसे ही प्रेसिडेंट अपना असेंट देते हैं, तो बिल जो होता है वो एक लॉ बन जाता है, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो आपने सिंपली सिंपल भाषा में याद कैसे रखोगे, ऑर्डिनरी बिल के लिए 3 रीडिंग होंगी हाउस 1 में, 3 रीडिंग होंगी हाउस 2 में। जो अगर डेडलॉक है तो जॉइंट सिटिंग होगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट देंगे और लॉ बन जाएगा। ओके, तो ये था ऑर्डिनरी बिल के बारे में। आगे हम फिर मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे।